हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी का। मैं हूं लखपत राज देवासी और आप सभी का कॉफ़ी विद बैंकर शो में बैंकिंग 247 यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज हम वापस जुड़ने जा रहे हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के टॉपिक पे। जिसने भी लास्ट टॉपिक नहीं देखा है वो ज़रूर देख लीजिए। हमने लास्ट टॉपिक किया था हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग पार्ट 1। आज हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग का पार्ट 2, जिसमें बैंकिंग रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। और जिसने पार्ट 1 नहीं देखा वो एक बार ज़रूर पार्ट 1 देख लीजिए। दोस्तों, आपका कंप्लीट मैं कोर्स करवाने वाला हूँ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का, तो आप सभी जुड़ जाइए अपने यूट्यूब चैनल पे। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, मैं आप सभी को कंप्लीट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की कंप्लीट तैयारी करवाने वाला हूं, तो आप चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें बिल्कुल। और अपने सभी दोस्तों में जितने भी फ्रेंड्स लोग हैं सभी में शेयर कर लो ताकि सबको इस चीज़ का सबको बेनिफिट मिल सके। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको मॉर्निंग में करंट अफेयर्स का भी शो लेके आऊँगा। उसके लिए कुछ प्लान्स कर रहा हूँ, डेली आपके लिए करंट अफेयर्स का लेके आऊँगा। और इसी के साथ आपको मैं वीकली रिवीजन करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करूँगा और आपको मैं एमसीक्यू क्वेश्चन भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। उसका टाइमिंग मैं 1-2 दिन में आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्त, इसी के साथ मैं आपको एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि आप बैंकिंग 247 का टेलीग्राम चैनल है, उसका आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे जाके, ताकि उसके ऊपर आप सभी को पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगा, जो भी हम यहाँ पे सेशन करेंगे उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। चलते हैं दोस्तों, एक बार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिसने भी नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं, अपन बात करते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की हिस्ट्री ऑफ बैंक की। दोस्तों, हमने लास्ट बात की थी आरबीआई की, आरबीआई बनने की। उसके बाद अभी अपन चल रहे बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स 1991 और 92 में आया था। दोस्तों, इसमें हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी जी, उनके बाद राजीव गांधी जी आए थे और उनके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर बने थे पीवी नरसिम्हा राव। दोस्तों, हमारे देश में जो पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने थे, उससे पहले इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जी थे। तो उनके टाइम में बैंकिंग का थोड़ा सिस्टम पूरा चेंज था, और पीवी नरसिम्हा राव के आने के बाद बैंकिंग के अंदर चेंजेस किया गया। बैंकिंग सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स की चेंजेस की ज़रूरत थी। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव ने उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में मनमोहन सिंह जी को लाए थे। मनमोहन सिंह जी बहुत ही अच्छे फाइनेंशियर थे, एक अच्छे विद्वान थे, तो उनको लेके आए थे उस टाइम। और उस वक्त बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए कमेटी बनी थी, जिसे हम फर्स्ट नरसिम्हन कमेटी 1991 कहते हैं। दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स की वैसे तो 4 मोस्ट कमेटी हैं। फर्स्ट कमेटी नरसिम्हन कमेटी 1991, सेकेंड कमेटी द वर्मा कमेटी 1996, द खान कमेटी 1997 और द सेकेंड नरसिम्हन कमेटी 1998। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों गवर्नमेंट ने बैंकिंग सेक्टर के अंदर कुछ चेंजेस करने के लिए ये जो कमेटी लाई थी नरसिम्हन कमेटी। तो अब हम बात करें नरसिम्हन कमेटी के बारे में। दोस्तों, गवर्नमेंट के द्वारा एक कमेटी बनाई थी नरसिम्हन कमेटी। तो इस नरसिम्हन कमेटी के अकॉर्डिंग इस कमेटी में 3 बड़े पॉइंट्स थे, और 3 बड़े पॉइंट ये थे
पहला पॉइंट था कि नो मोर नेशनलाइजेशन, कि अभी हमें और नेशनलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। इसका तात्पर्य ये है दोस्तों कि जो नेशनलाइजेशन कहते हैं हम उसे जो प्राइवेट बैंकों को गवर्नमेंट बैंक बनाया जा रहा था उस वक्त बैंक जितने भी प्राइवेट बैंक थे उनको सरकार गवर्नमेंट बैंक बनाने की कोशिश कर रही थी। तो जब नरसिम्हन कमेटी आई थी तो नरसिम्हन कमेटी में यह बताया गया कि हमें और अभी नेशनलाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी गवर्नमेंट बैंक है उतनी काफ़ी हैं। और उसके बाद अप्रूवल टू प्राइवेट बैंक, उन्होंने नरसिम्हन कमेटी ने सेकंड पॉइंट ये बताया कि हमें प्राइवेट बैंक को अप्रूवल देना चाहिए, प्राइवेट बैंकों को ऑफर देना चाहिए कि उनको भी बैंकिंग सेक्टर बैंक खोलने के लिए। ठीक है दोस्तों। और जो तीसरा पॉइंट था कि विदेशी बैंकें भी हमारे इंडिया में आए। ये 3 पॉइंट नरसिम्हन कमेटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। और इसके बाद हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं दोस्तों एसबीआई की। दोस्तों इसके बाद जब 2008 की बात करें तो 2008 में स्टेट बैंक दोस्तों एक तरीके से सब्सिडरी बैंक था आरबीआई का। आरबीआई का सब्सिडरी बैंक था, एसोसिएट बैंक था आरबीआई का, जिसमें एसबीआई के अंदर आरबीआई का शेयर लगाया हुआ था। तो दोस्तों 2008 में गवर्नमेंट ने जो पैसा लगा था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आरबीआई का, तो वो जो पैसा पूंजी लगा था वो गवर्नमेंट ने वापस कर दिया आरबीआई को, और एसबीआई को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट के अंडर पूरा कंप्लीटली गवर्नमेंट के अंडर ले लिया। ठीक है दोस्तों। तो इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इट्स एसोसिएट, स्टेट बैंक और उसके साथ 7 एसोसिएट्स थे, 7 बैंक थी और एसोसिएट बैंक थी स्टेट बैंक के साथ में, जिसमें पहला स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर एसबीबीजे, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर। ये 7 दोस्तों स्टेट बैंक का एसोसिएट बैंक था। तो जब 2008 में स्टेट बैंक कंप्लीटली गवर्नमेंट के अंदर आ गया, उसी टाइम दोस्तों एक बैंक था सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र। स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र को गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने एसबीआई के अंदर मर्ज कर लिया। गवर्नमेंट ने स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र को एसबीआई में मर्ज कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट जो 6 एसोसिएट बैंक बचे थे। फिर उसके बाद 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, जो स्टेट बैंक ऑफ इंदौर था उसको भी एसबीआई में मर्ज कर लिया था। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर को एसबीआई में मर्ज करने के बाद टोटल जो इसका स्टेट बैंक का एसोसिएट बैंक था वो 5 था। 2 बैंक मर्ज हो गया तो लास्ट में 5 बैंक ही था। उसके बाद दोस्तों टाइम आता है 2013 में क्या हुआ दोस्तों कि एक निर्भया कांड हुआ था। तो निर्भया कांड में दोस्तों गवर्नमेंट का इमेज काफ़ी गिर गया था। गवर्नमेंट ने सोचा कि दोस्तों महिलाओं के लिए कुछ किया जाना चाहिए। आप सभी जानते हैं निर्भया कांड दिल्ली के अंदर कितना घिनौना हुआ था, उसके बारे में आप सभी जानते हैं। उनके जो आरोपी थे उनको फांसी की सजा भी मिल गई थी। तो उसके बाद उसमें फांसी की सजा तो अभी मिली है, लेकिन उस टाइम गवर्नमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर था। तो गवर्नमेंट ने दोस्तों सोचा कि कुछ वुमेन्स के लिए कुछ करना चाहिए, महिलाओं के लिए कुछ किया जाना चाहिए। तो दोस्तों उस टाइम गवर्नमेंट ने एक बैंक खोला था। उस बैंक का नाम था भारतीय महिला बैंक। 2013 में भारतीय महिला बैंक को ओपन किया।
खोला था और वो 1000 करोड़ की कैपिटल के साथ में, 1000 करोड़ की पूंजी के साथ में भारतीय महिला बैंक 2013 में खोल दिया था गवर्नमेंट ने, ताकि कुछ महिलाओं के लिए लोगों को लगे कि हाँ कुछ महिलाओं के लिए किया है गवर्नमेंट ने। दोस्तों फिर दौर आता है 2014 का, 2014 का। 2014 में दोस्तों आरबीआई ने डिसाइड किया कि बैंकों को लाइसेंस बांटने चाहिए। तो 2014 में बैंक आरबीआई लाइसेंस बांटने के लिए आरबीआई ने एक कमेटी बनाई, बिमल जालान कमेटी। बिमल जालान कमेटी दोस्तों आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि बैंक लाइसेंस किस कमेटी के रिकमेंडेशन में बांटे गए। तो इसका आंसर आपको देना है बिमल जालान कमेटी। बिमल जालान कमेटी के रिकमेंडेशन में आरबीआई ने इनवाइट किया था एप्लीकेशन टू डिस्ट्रीब्यूट लाइसेंस इन 2014 के अंदर बिमल जालान कमेटी रिकमेंडेशन द्वारा आरबीआई ने बैंक एप्लीकेशन इनवाइट किए थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आप याद रखिएगा। तो उस वक्त दोस्तों एप्लीकेशन इनवाइट के लिए 27 कंपनियों ने दोस्तों फॉर्म फिल किया था, एप्लीकेशन अप्लाई किया था। उसमें से 2 बैंकों ने दोस्तों विड्रॉ कर लिया था एप्लीकेशन फॉर्म को। तो फाइनली 25 कंपनी थी, 25 कंपनी थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था लाइसेंस के लिए। दोस्तों 25 कंपनी में से आरबीआई ने 2 बैंक को लाइसेंस दिया था 2014 में, और वो लास्ट लाइसेंस था। 2014 के बाद दोस्तों आज तक किसी को भी बैंक का लाइसेंस नहीं मिला है। 2 बैंकों को ही लास्ट लाइसेंस मिला था 2014 में, उसके बाद किसी बैंक को लाइसेंस नहीं दिया गया। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि लास्ट लाइसेंस कौन सा, किस ईयर में बांटा गया या कौन सी बैंक का बांटा गया। तो 2014 में बांटा गया लास्ट लाइसेंस, और 2 बैंकों को बांटा गया, बंधन बैंक और आईडीएफसी बैंक। दोस्तों इसका नाम पहले आईडीएफसी बैंक था, आईडीएफसी फर्स्ट अभी है, पहले आईडीएफसी बैंक था। इन 2 बैंकों को लाइसेंस बांटा गया। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि जो आरबीआई बैंकों को लाइसेंस बांटती है, तो बैंकों को लाइसेंस बांटने के लिए आरबीआई के पास एक पावर है, वो रूल्स है। वो रूल्स सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत है। अगर आरबीआई को बैंकों को लाइसेंस बांटना है तो वो किस सेक्शन के अकॉर्डिंग लाइसेंस बांटेगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इसमें आपको सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत आरबीआई बैंकों को लाइसेंस बांट सकती है। और एक और सेक्शन आता है, इसको भी मैंने मेंशन किया है दोस्तों आपके लिए, ताकि आपको ये भी याद रहे कि जो आरबीआई करेंसी बनाती है, पैसा बनाती है आरबीआई, तो आरबीआई को पैसा बनाने के लिए कौन सा कानून, किस कानून के तहत वो उनके पास, आरबीआई के पास पावर है कि वो पैसा बना सकता है, करेंसी इश्यू कर सकती है। तो करेंसी इश्यू करने के लिए दोस्तों सेक्शन 22 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, सेक्शन 22 ऑफ आरबीआई एक्ट के 1934 के अकॉर्डिंग आरबीआई है वो करेंसी इश्यू करती है। इसमें दोनों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो लाइसेंस है वो सेक्शन 22 के बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत बांटती हैं, और करेंसी इश्यू करने के लिए सेक्शन 22 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 के तहत करेंसी इश्यू करती हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 2014 के बाद डायरेक्ट चलते हैं 2017 में। इसके बीच जो 3 साल थे, 3 साल में दोस्तों
कुछ नहीं था, 3 साल एकदम नॉर्मल रहे। फिर से 2017 में बैंकिंग में चेंजेस हुए। तो हम बात करते हैं कि 2017 में टोटल, अगर हम गवर्नमेंट बैंक की बात करें तो टोटल 27 गवर्नमेंट बैंक थे उस वक्त 2017 में। 19 नेशनलाइज बैंक थे, एक एसबीआई था और 5 एसबीआई के एसोसिएट बैंक थे, आईडीबीआई बैंक था, भारतीय महिला बैंक था। ये टोटल मिला के 27 बैंक गवर्नमेंट बैंक थे। दोस्तों, सारे जो नेशनलाइज बैंक हैं वो गवर्नमेंट बैंक है, लेकिन सारे गवर्नमेंट बैंक नेशनलाइज बैंक नहीं है। एक ये चीज को आप टॉपिक को, इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि सारे जो गवर्नमेंट बैंक है वो नेशनलाइज बैंक नहीं है, लेकिन जो सारे नेशनलाइज बैंक है वो सारे गवर्नमेंट बैंक है। इस टॉपिक को आप ध्यान से देखिए। जैसे एसबीआई है, ये नेशनलाइज बैंक नहीं है। दोस्तों, नेशनलाइज बैंक वो होते हैं जो प्राइवेट बैंक से गवर्नमेंट बैंक बने हैं। जो पहले प्राइवेट बैंक थे, फिर उन्होंने गवर्नमेंट ने उनको गवर्नमेंट बैंक बना दिया, तो उन्हें हम नेशनलाइज बैंक कहते हैं। लेकिन एसबीआई और आईडीबीआई, भारतीय महिला बैंक, ये नेशनलाइज नहीं है, क्योंकि भारतीय महिला बैंक है, इनको 2013 में गवर्नमेंट ने बनाया, तो ये नेशनलाइज बैंक नहीं है। आईडीबीआई बैंक है, ये भी एक गवर्नमेंट बैंक है। और फिर प्राइवेट हो गया। और जो स्टेट बैंक है, दोस्तों स्टेट बैंक पहले प्राइवेट नहीं था। जो इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया था, इंपेरियल बैंक था दोस्तों, इंपेरियल बैंक प्राइवेट था। इंपेरियल बैंक पहले गवर्नमेंट बैंक बना, फिर वो एसबीआई में कन्वर्ट हुआ। तो इसमें आप एसबीआई को नेशनलाइज बैंक नहीं बोल सकते। इंपेरियल बैंक था, इंपेरियल बैंक पहले गवर्नमेंट बैंक बन गया, और एसबीआई इंपेरियल बैंक गवर्नमेंट बैंक से गवर्नमेंट बैंक बना। इसके लिए हम एसबीआई को गवर्नमेंट बैंक बोलते हैं, न कि नेशनलाइज बैंक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं 2017 में जो सभी 5 एसबीआई के एसोसिएट बैंक थे और भारतीय महिला बैंक, ये सभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हो गए। इनको दोस्तों एसबीआई में मर्ज कर लिया गया। और इसके बाद जो रिमेनिंग टोटल 21 गवर्नमेंट बैंक बचे थे, इसके बाद एसबीआई में मर्ज होने के बाद। दोस्तों, इसमें आईडीबीआई बैंक है, वो गवर्नमेंट ने 1964 में बनाया था, और आईडीबीआई बैंक को 2018 में प्राइवेटाइज कर लिया गया, प्राइवेट बना दिया। तब आईडीबीआई बैंक आईडीबीआई फर्स्ट बैंक बन गया। इसके बाद दोस्तों 20 बैंक बचे, गवर्नमेंट लास्ट 20 बैंक बचे थे। इसके बाद दोस्तों 2019 में हम चलते हैं। 2019 में 2019 में क्या हुआ दोस्तों कि जो देना बैंक और विजया बैंक, ये 2 बैंक थे। एक बैंक देना बैंक, एक विजया बैंक, ये 2 बैंक थे। इन दोनों बैंकों को मर्ज कर लिया था, किसमें? बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर। इन दोनों को भी बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज कर लिया। इन दोनों को बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज करने के बाद फिर 2020 के अंदर दोस्तों एक मेगा मर्जर स्टार्ट हो गया था। 2020 में मेगा मर्जर स्टार्ट हो गया था, तो 2020 में बहुत सारे बैंक मर्ज हुए थे। तो फिर कुछ ही बैंक बचे, बहुत ज़्यादातर बैंक के
मर्ज हो गई थी 2020 में, जिसमें ओबीसी बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ये दोनों बैंक पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज हो गई। सिंडिकेट बैंक है वो मर्ज हो गई कैनरा बैंक में। आंध्रा बैंक एंड कॉर्पोरेशन बैंक ये दोनों बैंक मर्ज हो गई किसमें, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। और इलाहाबाद बैंक थी, इलाहाबाद बैंक ये मर्ज हो गई इंडियन बैंक में। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, इसके बाद हम अगर एक बात कर लेते हैं हेडक्वार्टर के बारे में, बैंकों के हेडक्वार्टर। दोस्तों बैंकों के हेडक्वार्टर, इसमें टोटल ये बैंकिंग जो मर्ज हुए थे, इसके बाद में टोटल अभी दोस्तों प्रेजेंट में टोटल 12 बैंक है जो वो गवर्नमेंट बैंक है। ये देखो यहाँ पे टोटल 20 बैंक थे रिमेनिंग गवर्नमेंट बैंक। इसके बाद क्या, इसके बाद देना बैंक और विजया बैंक ये हो गया इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर मर्ज। पीछे 18 बैंक बचे। 18 बैंक के बाद जब मेगा मर्जर चालू हुआ था उसमें ओबीसी बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ये दोनों मर्ज हो गई पीएनबी में। 16 बैंक पीछे बचे थे। 16 में से सिंडिकेट बैंक कैनरा में मर्ज हो गया। 15 बैंक बचे थे, उसमें से फिर आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक ये दोनों इसमें मर्ज हो गया था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, तो 13 बैंक। उसके बाद इलाहाबाद बैंक है वो इंडियन बैंक में मर्ज हो गया था। तो अभी एट प्रेजेंट दोस्तों 12 बैंक है वो गवर्नमेंट बैंक है, 12 बैंक। ठीक है दोस्तों, चलते हैं फिर अपन बैंक और उसके हेडक्वार्टर के ऊपर। दोस्तों मैं आपको टोटल 12 बैंक के सबके हेडक्वार्टर बता देता हूँ, बैंक और उसके हेडक्वार्टर दोनों। दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जो 1955 में बना था, इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। पंजाब नेशनल बैंक इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। बैंक ऑफ इंडिया इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। कैनरा बैंक इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु। बैंक ऑफ बड़ौदा इसका हेडक्वार्टर वडोदरा के अंदर है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र इसका हेडक्वार्टर पुणे में। पंजाब एंड सिंध बैंक इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में। इंडियन बैंक इसका हेडक्वार्टर चेन्नई। यूको बैंक इसका हेडक्वार्टर कोलकाता। इंडियन ओवरसीज बैंक इसका हेडक्वार्टर चेन्नई के अंदर है। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि जो भी ये हेडक्वार्टर दे रखा है आपको बैंकों के, इसमें से आप एक पॉइंट नोट कीजिए कि जिस भी बैंक के पीछे इंडिया लिखा है, जिस किसी भी बैंक के पीछे इंडिया लिखा है उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका हेडक्वार्टर मुंबई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर मुंबई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर मुंबई, बैंक ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर मुंबई। जिसके पीछे इंडिया लिखा है उन सभी का हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। और सेकंड पॉइंट आप नोट कीजिए कि जिसके पीछे पंजाब जिस बैंक के नाम में पंजाब लिखा है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और पंजाब एंड सिंध बैंक इसका भी हेडक्वार्टर दिल्ली में। जिसका नाम पंजाब है उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में, और जिसके लास्ट में इंडिया लिखा है उसका हेडक्वार्टर मुंबई में, और जिसके आगे इंडियन लिखा है जैसे इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक जिसमें आगे इंडियन लिखा है उसका हेडक्वार्टर चेन्नई के अंदर है। उसके बाद दोस्तों बचते हैं अपना दो बैंक ऐसे हैं जो नाम के प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर वडोदरा के अंदर है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र
मतलब बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें हम तो महाराष्ट्र के अंदर इसका हेडक्वार्टर, लेकिन महाराष्ट्र में कहाँ, सेकेंड बिग सिटी पुणे के अंदर। फर्स्ट सिटी हो गई इसकी मुंबई, सेकेंड सिटी पुणे। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर पुणे के अंदर है। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद दो बैंक और बचते हैं दोस्तों, एक यूको बैंक जिसका कोलकाता में, और एक कैनरा बैंक जिसका बेंगलोर में है। ठीक है दोस्तों। तो आप ये नोट याद रखिए कि बैंक का जो लास्ट नाम है उसमें अगर इंडिया है तो हुज हेडक्वार्टर इन मुंबई, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई के अंदर। बैंक के स्टार्टिंग नेम इंडियन लिखा है तो उसका हेडक्वार्टर चेन्नई में, और बैंक के अंदर नाम पंजाब लिखा है उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तो तब तक बने रहे आप सभी, अपना करते रहे अपनी स्टडी। और जिसने भी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, वो एक बार वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों आपको मज़ा आने वाला है, इतना मैं आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूँगा ताकि आप सभी को फुल बेनिफिट होगा। ठीक है दोस्तों। तो आप जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और अपने जितने भी दोस्त हैं उन सभी में शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं फिर से।